24 दिसंबर 1999 की सर्द सुबह। भारत में लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। यात्रियों की भीड़, बोर्डिंग की घोषणाएं और छुट्टियों के मौसम की हलचल, सब कुछ बिल्कुल साधारण। लेकिन उसी दिन उसी भीड़ के बीच एक ऐसी घटना आकार ले रही थी जो आने वाले कई दिनों तक पूरे देश की धड़कनें थाम देने वाली थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू से उड़ान भरने वाला एक विमान, जिसमें 170 से अधिक यात्री सवार थे, भारत की ओर बढ़ रहा था। यात्रियों को यह नहीं पता था कि कुछ लोग उसी विमान में एक ऐसी योजना लेकर बैठे हैं जो कुछ ही घंटों में अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदलने वाली है। विमान हवा में था और जमीन पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। विमान के भीतर अफरा तफरी मच गई। कुछ हथियारबंद लोगों ने विमान पर कब्जा कर लिया था। यात्रियों की सांसें थम गईं। कॉकपिट के दरवाजे पर धमकी भरी आवाजें गूंज रही थीं और उसी क्षण भारत के लिए एक नया संकट शुरू हो चुका था। यह विमान था इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 और इस घटना को इतिहास में जाना गया। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 हाईजैकिंग जैसे ही विमान के अपहरण की खबर भारत पहुंची, सरकार के गलियारों में हलचल मच गई। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत सतर्क कर दिया गया, क्योंकि यह सिर्फ एक विमान का अपहरण नहीं था, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन सकता था। सबसे पहले सक्रिय हुई भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और उसके साथ ही देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोनों एजेंसियों के अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। दिल्ली में एक गुप्त आपात बैठक बुलाई गई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि समय बहुत कम है, क्योंकि एक विमान जिसमें 170 से अधिक लोग थे अब आतंकियों के कब्जे में था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यह था, इन आतंकियों के पीछे कौन था? क्या यह सिर्फ कुछ कट्टरपंथी लोगों का हमला था, या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? रॉ के अधिकारियों ने शुरुआती खुफिया रिपोर्ट्स सामने रखीं। इन रिपोर्ट्स में एक नाम बार बार सामने आ रहा था। वह नाम था तालिबान। उस समय अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा तालिबान के नियंत्रण में था। और एक और नाम जो धीरे धीरे चर्चा में आने लगा, वह था इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जिसे दुनिया ISI के नाम से जानती है। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। अगर यह सच था तो यह सिर्फ एक विमान अपहरण नहीं था, यह एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संकट भी बन सकता था। रॉ के विश्लेषकों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं। कुछ ऐसे लोग जो दक्षिण एशिया के अलग अलग देशों में यात्रा कर रहे थे, कुछ फोन कॉल्स जिनमें कोड वर्ड इस्तेमाल किए गए थे, और कुछ खुफिया संकेत जो एक बड़े ऑपरेशन की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन समस्या यह थी, इन सबके बीच कोई ठोस सबूत नहीं था, और बिना सबूत के किसी देश या संगठन पर आरोप लगाना आसान नहीं होता। बैठक में बैठे अधिकारियों के सामने एक कठिन सवाल था, क्या यह अपहरण तालिबान के प्रभाव वाले क्षेत्र में ले जाया जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या तालिबान इसमें शामिल हो सकता है, या फिर वह सिर्फ एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं थे, लेकिन समय तेजी से निकल रहा था। इस बीच अपहृत विमान कई जगहों पर उतारा गया। हर बार स्थिति और जटिल होती चली गई। हर लैंडिंग के साथ यात्रियों की चिंता बढ़ती जा रही थी। विमान के भीतर डर का माहौल था। कुछ यात्री प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग अपने परिवारों के बारे में सोच रहे थे, और कुछ खामोश बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। दिल्ली में संकट प्रबंधन टीम लगातार बैठकें कर रही थी। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, सेना के प्रतिनिधि और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी सब एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, इस संकट को कैसे रोका जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, इन आतंकियों की असली मंशा क्या है। रॉ ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को सक्रिय कर दिया। कई देशों से जानकारी जुटाई जाने लगी, क्योंकि अगर इस अपहरण के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था तो उसके निशान कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई।
कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में यह संकेत था कि अपहरणकर्ताओं के संपर्क ऐसे लोगों से थे जो पहले भी चरमपंथी संगठनों से जुड़े रहे थे, और उनमें से कुछ का संबंध पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सक्रिय नेटवर्क से बताया जा रहा था। यह सूचना बेहद संवेदनशील थी, क्योंकि अगर यह सच साबित होती तो स्थिति और जटिल हो सकती थी। अब दिल्ली में हो रही गुप्त बैठकों का केंद्र यही मुद्दा बन गया। क्या तालिबान और आईएसआई के बीच कोई समन्वय हो सकता है, या यह सिर्फ संयोग था? रॉ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक में कहा, कभी कभी आतंकवादी संगठन सीधे सामने नहीं आते, वे दूसरे समूहों का इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि सच्चाई तक पहुंचने में समय लगता है। लेकिन यहां समय बहुत कम था, क्योंकि विमान में बैठे लोग हर मिनट खतरे के करीब थे। दिल्ली में बैठे अधिकारी यह भी जानते थे, अगर यह संकट सही तरीके से नहीं संभाला गया तो इसके परिणाम सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रहेंगे, यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर डाल सकता है। दुनिया की नजरें इस घटना पर टिकने लगी थीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार खबरें चला रहा था, और हर नई खबर के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। इस बीच खुफिया एजेंसियां एक और दिशा में काम कर रही थीं। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रही थीं कि अपहरणकर्ताओं का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या वे सिर्फ कैदियों की रिहाई चाहते हैं, या इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति है? रॉ और आईबी की टीमों ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड खंगाले। कुछ नाम सामने आने लगे, कुछ ऐसे लोग जो पहले भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे थे, और तभी एक और खुफिया इनपुट सामने आया। यह इनपुट बेहद चिंताजनक था। इसमें कहा गया था कि अपहरणकर्ता उन लोगों की रिहाई की मांग कर सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत के सामने एक बेहद कठिन फैसला होगा। क्या एक 170 से अधिक यात्रियों की जान बचाने के लिए ऐसे लोगों को रिहा किया जा सकता है, या फिर देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी? यह सवाल सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों का नहीं था, यह पूरे देश का सवाल बन चुका था। और इसी बीच दिल्ली में रॉ और आईबी के बीच एक और गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में वह खुफिया आकलन सामने रखा गया जिसमें तालिबान और आईएसआई के संभावित संबंधों की बात कही गई थी। कुछ अधिकारियों का मानना था कि यह आकलन सही हो सकता है, लेकिन कुछ लोग सावधानी बरतने की सलाह दे रहे थे, क्योंकि अगर यह आकलन गलत निकला तो रणनीति पूरी तरह बदल सकती थी। कमरे में बैठे हर व्यक्ति समझ रहा था कि एक गलत फैसला पूरे संकट को और खतरनाक बना सकता है। लेकिन एक और डर भी था, अगर इस आकलन को नजरअंदाज कर दिया गया तो शायद असली खतरा कभी सामने ही ना आ पाए, और शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए उस रात दिल्ली के एक सुरक्षित कमरे में भारत की खुफिया एजेंसियों के कुछ अधिकारी इतिहास का एक ऐसा फैसला लेने की तैयारी कर रहे थे जिसका असर सिर्फ उस विमान के यात्रियों पर नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय साख पर भी पड़ने वाला था। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, वह लड़ी जाती है सूचनाओं, फैसलों और उन खामोश बैठकों में जहां कुछ लोग पूरे देश की किस्मत तय करने वाले निर्णय लेते हैं। और 1999 की उस सर्द रात में भारत के सामने भी ऐसा ही एक निर्णय खड़ा था। एक ऐसा निर्णय जो तय करने वाला था कि इतिहास उस दिन को किस रूप में याद करेगा, एक त्रासदी के रूप में या एक ऐसे संकट के रूप में जिसमें देश ने आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़ी। क्या आतंकियों को रिहा किया गया या कोई कमांडो ऑपरेशन चलाया गया? कहानी की आगे की सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द आपके लिए कहानी का अंतिम भाग लेकर आएंगे।